अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द एफके एमबीबीएस क्लब। आज का हमारा टॉपिक है फैगोसाइटोसिस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि किस तरह जो डब्ल्यूबीसीज हैं, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जो हैं, किस तरह वो एक कीमोटैक्टिक सोर्स तक पहुंचते हैं, किस तरह वो मूव करके आते हैं। वो सारा प्रोसेस हम पढ़ लिया था। जब वो केमिकल तक पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद वो फैगोसाइटोसिस शुरू करते हैं। वो किस तरह फैगोसाइटोस करते हैं, वो आज हम मुकम्मल तफसील से पढ़ेंगे। फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइटोसिस एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। एक सिलेक्टिव प्रोसेस। सिलेक्टिव प्रोसेस क्यों है? अगर ये सिलेक्टिव प्रोसेस ना होता तो ये क्या करता कि ये जो फॉरेन पार्टिकल हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट, उसको तो इंगल्फ करता, साथ साथ हमारे नॉर्मल सेल को भी इंगल्फ कर लेता। तो इस वजह से ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है। ये सिर्फ फॉरेन पार्टिकल ही को ही इंगल्फ करता है। और फैगोसाइटोसिस किसका मेजर फंक्शन है? न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज का ये मेजर फंक्शन है। न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज हैज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक आपको सिर्फ न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज ही पढ़ा रहा हूँ। टेंशन ना लें, इसिनोफिल और बेसोफिल मैं आपको अगली वीडियोज़ में पढ़ाऊँगा। सही है? तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज का मेजर फंक्शन क्या है? फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइटोसिस क्या है? एक सेलेक्टिव प्रोसेस है। ये सेलेक्टिव प्रोसेस की वजह मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये सिर्फ फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करता है, हमारे नॉर्मल सेल को इंगल्फ नहीं करता। उसकी क्या वजह है? क्योंकि जो फॉरेन इन्वाइडर होता है, बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट, उसके पास ये चीज़ें नहीं होती जो हमारे एक नॉर्मल सेल के पास होती हैं। फॉरेन इन्वाइडर डू नॉट हैव स्मूथ सरफेस। फॉरेन इन्वाइडर की रफ सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस नहीं होती। फिर उसके बाद उसके पास क्या नहीं होता? प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट। प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट नहीं होता। इसकी वजह से वो ईजिली हमारे जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज हैं, वो उसको इंगल्फ यानी कि फैगोसाइटोस करते हैं। और तीसरी क्या चीज़ है जो हमें हेल्पफुल करती है फैगोसाइटोस में? साइटोसिस में क्या करती है? इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम हमें हेल्प करता है फैगोसाइटोसिस में कि किस फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करना है कि नॉर्मल सेल को। वो इम्यून सिस्टम कैसे करता है कि जो इंटरैक्शन करवाता है फॉरेन बॉडी को एंटीबॉडी के साथ अटैच करता है। फॉरेन बॉडी जो है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, वो एंटीबॉडी से मिलता है। एंटीबॉडी जाके फॉरेन बॉडी के साथ मिलती हैं, अटैच होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे C3 है, ये एक कंप्लीमेंट कैस्केड है। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। सही है? ये जाके एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है। फॉरेन बॉडी एंटीबॉडी जाती है, फॉरेन बॉडी के साथ अटैच होती है। फिर क्या होता है कि जो C3 हैं, रिसेप्टर साइट होती हैं न्यूट्रोफिल पे, वो क्या हो जाता है कि C3 जो है वो एंटीबॉडी के साथ जाकर अटैच होगा। और फिर वो जो C3 है वो फैगोसाइटिक मेम्ब्रेन, मतलब न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन के साथ C3 अटैच हो जाएगा। इससे ये इस तरह इनकी अटैचमेंट हो जाती है। जैसे ही ये अटैचमेंट हो जाएगी तो वो पार्टिकल फैगोसाइटोस हो जाएगा। इस सारे इंटरेक्शन को हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। ऑप्सोनाइजेशन ये है कि एक बैक्टीरिया को मतलब हमारा इम्यून सिस्टम एक बैक्टीरिया को इस तरह कन्वर्ट करेगा कि हाँ, वो हमारा जो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज हैं उसको इंगल्फ कर लें। मिसाल के तौर पर ये एक ऑप्सोनाइजेशन है कि एक चीज़ को हमने तैयार करना है, फिर उसको खाना है। इस तरह समझ लें। जिस तरह स्वीट हम डिश बनाते हैं, तो ऑप्सोनाइजेशन ये स्वीटनेस ले आता है कि बैक्टीरिया में, कि इसको हमने एक इंगल्फ करना है और खाना है। सही है? ये आपको समझ आ गई। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे। ये किस तरह मतलब किस तरह ये फैगोसाइटोस करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पिछली वीडियो में थोड़ा-सा बता दिया था। क्या होगा पहले? फर्स्ट ऑफ ऑल सीडोपोडिया फॉर्मेशन होगी। क्या होंगे कि सीडोपोड्स जो हैं, वो जो सेल को वो अराउंड कर लेंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारा व्हाइट ब्लड सेल है, तो ये हमारा फॉरेन पार्टिकल है। ये क्या करेगा? पहले इसकी सीडोपोड्स बनाएँगे, इसको सराउंड करेगा, सीडोपोड करके सराउंड करेगा, फिर सराउंड करके फिर इसको अंदर ले लेगा, ठीक है? अंदर ले लेगा और सराउंड करके फिर इसको इनक्लोज़ कर देगा, सीडोपोडिया फ्यूज़ हो जाएँगे और ये अंदर आ जाएगा। जैसे ये पार्टिकल अंदर चला जाएगा तो ये फिर हम इसको कहते हैं फैगोसोम्स। फिर फैगोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। पहले क्या होगा? सीडोपोडिया फॉर्मेशन होगी, सीडोपोड्स बनेंगे, वो जाके सीडोपोड फ्यूज़ होंगे। जैसे ही फ्यूज़ होंगे अराउंड द फॉरेन बॉडी, तो फिर वो फैगोसोम बन जाएगा और फैगोसोम की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर फैगोसोम जो है, जब फैगोसोम बन गया तो इसके अंदर 2 हमारे पड़े होंगे ऑर्गेनेलीज़, लाइसोसोम पड़ा होगा और पेरोक्सिसोम पड़ा होगा। जो लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम कैसे इनकी डिजनरेशन करवाते हैं, किस तरह इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, कि लाइसोसोम के पास क्या होता है? लाइसोसोम के पास क्या होता है कि लाइसोसोम जाके अटैच होगा फैगोसोम के पास और क्या करेगा? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और लाइपेज एंजाइम रिलीज़ करेगा, जिससे इसको ये डाइजेस्ट कर लेगा। फिर क्या करेगा? पेरोक्सिसोम क्या करेगा? ये फैगोसोम से जाकर अटैच होगा। जैसे ही इसके साथ अटैच होगा तो क्या करेगा कि ये जो फॉरेन पार्टिकल को किल कर देगा बाई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से इसको क्या कर देगा? किल कर देगा। ऑक्सीडेशन के लिए कौन-कौन से ऑक्सीजन हाइपर एक्टिव ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा? सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड
और हाइड्रोक्सल आयन, ये सारे प्रोड्यूस करेगा जो जाके फॉरेन पार्टिकल को किल कर देगा। फिर अब हम देखेंगे कि मैक्रोफेज किस तरह कितनी फेगोसाइटोसिस करता है और कहाँ करता है, और न्यूट्रोफिल कहाँ करता है। जो मैक्रोफेज है ये मेच्योर स्टेट है मोनोसाइट की। ये जब मोनोसाइट ब्लड में होता है तो वो इमेच्योर में होता है। जब वो टिश्यू में आके जाके स्वेल होता है, स्वेल 5 फोल्ड तक ये स्वेल हो जाता है मोनोसाइट, तब जाके ये मेच्योर होकर मैक्रोफेज बनाता है। ये मैक्रोफेज क्या सिर्फ कैन फैगोसाइट ओनली इन टिश्यू, ठीक है। मोनोसाइट ब्लड में इमेच्योर होता है, वहाँ फैगोसाइटोसिस नहीं करता। ये मैक्रोफेज टिश्यू में जाके फैगोसाइट करेगा। और ये कितनी फैगोसाइट कर सकता है एट अ टाइम, ये 100 बैक्टीरिया इंगल्फ कर सकता है, इतना ज़्यादा ये बैक्टीरिया एट अ टाइम कर सकता है। फिर उसके बाद ये लार्जर बैक्टीरिया को भी इंगल्फ कर लेता है, फैगोसाइटोस कर लेता है। लार्जर बैक्टीरिया एंड पार्टिकल्स को भी कर सकता है। इवन के मलेरिया पैरासाइट जो कि बड़े होते हैं, उसको भी ये फैगोसाइट कर सकता है। और ये इनकी सर्वाइव कितनी देर तक कर सकता है, ये सर्वाइव फॉर मंथ, ये 1 महीने तक टिश्यू में रह सकता है। सही है। फिर उसके बाद हम न्यूट्रोफिल पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल फैगोसाइट करता है, ब्लड में भी फैगोसाइट कर सकता है, टिश्यू में भी फैगोसाइट कर सकता है। और फैगोसाइट कितने करता है, 3 to 20 बैक्टीरिया एट अ टाइम का इंगल्फ या फैगोसाइट कर सकता है। और स्मॉलर बैक्टीरिया ये इंगल्फ करता है, लार्जर नहीं कर सकता। और इसका सर्वाइवल टाइम कितना है, ये सर्वाइव करता है 4 to 6 डेज, 4 to 5 डेज। सही है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा गाइडन में इसकी डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखें, ये देखें, अब ये एक मैक्रोब्स जो आ गया या फॉरेन पार्टिकल आ गया है। इस फॉरेन पार्टिकल के साथ क्या अटैच हो रहा है, एंटीबॉडी। जैसे मैंने आपको बताया, ये एंटीबॉडीज अटैच हुई फॉरेन पार्टिकल के साथ। ये एंटीबॉडीज आगे जाके किसके साथ अटैच हो रही है, रिसेप्टर साइट के साथ। ये C3 का अपना है कंप्लीमेंट कास्केड, ये एंटीबॉडी के साथ अटैच हो रहा है। फिर ये देखो सूडोपोड्स बन रहे हैं। फिर ये इसको सराउंड करके अब अंदर ले आएगा सेल के, और ये फिर क्या बन जाएगा, फैगोसोम्स। जैसे ये फैगोसोम्स बन गए हैं तो इसके अंदर क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और लाइपेज एंजाइम की वजह से इसको डाइजेस्ट कर लेगा। या पैरासोम भी होते हैं। पैरासोम क्या करते हैं कि अपना उनको हाइपर रिएक्टिव ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो किल कर लेता है। फिर जब ये डाइजेस्ट हो जाएंगे तो फिर माइक्रोब जो बचेंगे उसको फिर वो एक्सोसाइटोस कर देगा। क्या कर देगा, एक्सोसाइटोस कर देगा। सही है। ये सिंपल सा था। थैंक यू। ये फैगोसाइटोसिस के लिए एम है, तो आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ा दिया। थैंक यू।